अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुश आमदीद। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि शरीफ खानदान समेत कई अहम शख्सियात पर बैरून मुल्क के दरवाजे खुल गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज समेत 150 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए गए। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी के नाम भी शामिल। साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, नुसरत शहबाज के नाम भी ECL से हटा दिए गए। शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज और दामान अली इमरान का भी नाम निकाल दिया गया है। ज़राए के मुताबिक अदालत और एहसासदारी की सिफारिश पर ECL में डाले गए नाम मौजूद रहेंगे। कंट्रोल लिस्ट है, इसमें 4863 लोग हैं, उनमें से 3000 लोग जो है वो उनको बेनिफिट होगा। बड़े सियासतदान अब भरेंगे बैरूनी मुल्क की उड़ान। शरीफ खानदान समेत कई अहम शख्सियात पर बैरूनी मुल्क के दरवाजे खुल गए। वज़ारत दाखिला ने तकरीबन 150 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज समेत कई अहम शख्सियात का नाम ECL से खारिज। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, शर्जील मेमन, अलीम खान के नाम भी ECL से निकाल दिए गए। ECL से निकाले जाने वालों में राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल के नाम भी शामिल। शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज और दामाद अली इमरान का नाम भी निकाल दिया गया। मिफ्ता इस्माइल, अब्दुल्ला खाकान, नुसरत शहबाज समेत कई शख्सियात के नाम भी ECL से निकाले गए हैं। नैब और FIA की सिफारिश पर अहम शख्सियात के नाम ECL में डाले गए थे। ज़राए के मुताबिक अदालत और हसास इदारे की सिफारिश पर ECL में डाले गए नाम मौजूद रहेंगे। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 3000 के करीब नाम ECL से निकाले जाने हैं। वज़ारत दाखिला में नामों की छांटी का अमल जारी है। 4 माह तक रहने वाले तमाम नाम ECL से निकाल दिए जाएंगे। कौम को मुबारक हो, वज़ीर आज़म और आधी काबीना के नाम ECL से निकाल दिए गए। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा इंसाफ का जो नया दौर पाकिस्तान में आया है, तारीख मोहम्मद शाह रंगीला को भी भूल जाएगी। दिल का कहना था कि मुल्क के वज़ीर आज़म का नाम ECL से निकाल दिया गया। अब अंदाज़ा कर लें कि हालात कहाँ जा चुके हैं। अखलाकियात, कानून और कायदे का क्या हाल है। जिन्हें जेल में होना चाहिए था वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर हैं। अफवाज पाकिस्तान का मुल्क का भरपूर दिफा और हर साजिश को नाकाम बनाने का अज़्म। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज थ्रेट्स और साजिशों के खिलाफ काम कर रही हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की कोशिश हुई तो कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को मैली आंख से देखा तो आंख निकाल देंगे। इंटेलिजेंस एजेंसीज और इदारे काम कर रहे हैं, हर लम्हा चौकन्ना है। जहाँ तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का ताल्लुक है, दिन रात ऐसी थ्रेट्स और ऐसी कॉन्स्पिरेसीज के अगेंस्ट जो करना है और उसके अगेंस्ट काम कर रही है। अगर किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश करने की कोशिश की तो इंशाल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे। और किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उस आंख को निकाल दें। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे इदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं और चौकन्ना है। चेयरमैन PTI इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पसंद नापसंद पर फैसले करते हैं। लंदन में बैठे शख्स ने साजिश की, यहाँ इस शख्स का भाई और जरदारी भी मुलव्विस थे। कौमी सलामती कमेटी ने फिर मदाखलत की तस्दीक कर दी। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया कि जो मैंने मीटिंग करवाई थी मेरी सरबराही में, उसके मिनट्स थे। मैं अब चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ओपन हियरिंग हो इसके। हम कोई कैमरा हियरिंग नहीं मांगते, हम ओपन हियरिंग मांगते हैं, क्योंकि ये इतनी बड़ी वारदात हुई है एक मुल्क की सॉवरेनिटी के खिलाफ, जो कि इनकी हुकूमत ने भी अब साबित कर दिया। अगर स्पीकर ये कह रहा है कि मेरी ओथ की खिलाफ वर्जी, यानी मेरी ओथ कहती है कि आप खुददार पाकिस्तान की खुददारी के लिए स्टैंड करोगे, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए स्टैंड करो, तो वो दोनों सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी, बजाय उसकी रूलिंग हटा देनी। शहबाज शरीफ को पता था कि मुरासला जेन्युइन, लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ। बड़े नामवर सहाफियों ने पहले से लिखना शुरू हो गया कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिश शुरू हो गई। मुझे भी सारी खबरें मिल रही थी, इन्होंने अपने ज़मीर बेचे और इन्होंने अपने हल्कों से गद्दारी की, इन्होंने हमारी जमहूरियत से गद्दारी की। मैं ये पूछना चाहता हूँ
کہ کیا یہ اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ اس کو فوری طور پہ سنے ان کیسز کو. اور الیکشن کمیشن کا تو میں یہ واضح کر دوں کہ الیکشن کمیشنر کو ریزائن کرنا چاہیے. پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے لیٹر گیٹ پر فوری جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا. بول نیوز کے پروگرام تبدیلی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مراسلہ چیف جسٹس کے پاس موجود ہے, فوری جوڈیشل کمیشن بنائے. جوڈیشل کمیشن کھلی سماعت کرے, سب کچھ سامنے آ جائے گا. کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ تو مراسلہ جو ہے یہ تو حقیقی نہیں ہے, یہ تو دفتر خارجہ میں گھڑا گیا ہے. کل اس کی تصدیق ہو گئی. اس ہنا ربانی خر وزیر مملکت صاحبہ نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں ان نے تسلی کر دیا کہ وہ مراسلہ آیا اور وہ مراسلہ سائفر جو ہے وہ جینون ہے اور ہمارے سفیر کی طرف سے ہے اور ڈپلومیٹک چینل سے ریسیو ہوا دفتر خارجہ میں فورن سیکرٹری کو. بات ختم ہو گئی کہ جو 37واں اجلاس تھا جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی تھی, اس اجلاس کے جو منٹس تھے وہ 38واں اجلاس جس کی صدارت شہباز شریف صاحب نے کی, انہوں نے ان منٹس کو منون قبول کر لیا. بیانیہ تو لوگوں میں قبول ہو چکا ہے. ہاں ایک طبقہ ہے وہ نہیں مانے گا, اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں آپ مانیں نہ مانیں, اصل بات ہے عوام کس کو تسلیم کرتے ہیں. اور اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو جوڈیشل کمیشن تشکیل کروا لیجیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, پانی کا پانی ہو جائے گا. لیگی رہنما مریم نواز کی عمران خان پر تنقید. ٹویٹ میں لکھا, کان کھول کر سن لو, تمہارا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم. عمران خان نے 4 سال میں تباہی مچائی, ڈھٹائی سے آئین شکنی کی عدالتی احکامات کا مذاق بنایا اور پاؤں تلے روندا. کسی بھی رحم یا رعایت کا مستحق نہیں. اب وہ فساد پھیلانے کی تیاری کر رہا ہے. ریاست کو ایک فتنے کی طرح نمٹنا ہوگا. آگے بڑھیں گے. عمران خان کا سازش کا بیانیہ دفن ہو چکا. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سامنے آیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ جب تک اتحادی ساتھ تھے سازش نہیں تھی. جب پتہ چلا اتحادی جا رہے ہیں تو سازش یاد آ گئی. مراسلہ آنے کے بعد 27 مارچ تک کیوں خاموش رہے؟ مراسلے میں لکھا ہے, امریکی سفیر کو ڈی مارچ کریں. آپ نے کیوں نہیں کیا؟ جب حکومت میں تھے تو الیکشن کا مطالبہ کیوں نہیں کیا؟ 7 مارچ کو ایمبیسڈر کی میٹنگ ہوتی ہے, 8 مارچ کو ٹیلی گرام آتا ہے پاکستان, اس کے بعد 27 مارچ کو تمہیں یاد آتا ہے کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور تمہاری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ سوئے ہوئے تھے. اس سائفر کے اندر ایمبیسڈر نے یہ بات لکھی ہے کہ ڈیمارش کرنا چاہیے, آپ نے وہ بھی نہیں کیا. تو 8 مارچ سے 27 مارچ کا جو دن ہے اس وقت کیا کرتے رہے اس ٹیلی گرام کے ساتھ؟ ہاں, جس وقت ایم کیو ایم اور اتحادی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے, باپ پارٹی چھوڑ کے چلی گئی, مینگل صاحب کو چھوڑ کے چلے گئے, آپ کے اپنے اکے ساراکین آپ کو چھوڑ کر چلے گئے, اس وقت آپ کو یاد آیا کہ 27 مارچ کو کاغذ لہراؤ اسلام آباد کے جلسے میں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کل میٹنگ میں وہ ایمبیسڈر صاحب جنہوں نے وہ سائفر لکھی تھی, انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سازش کا شائبہ تک نہیں ہے. الیکشن کمیشن استعفیٰ کیوں دے؟ کیونکہ 30 دن میں آپ کی $70 لاکھ کیا جو منی لانڈرنگ ہے اس کا فیصلہ دینا ہے الیکشن کمیشن نے. پی ٹی آئی کے بعد امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی مراسلے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کی طرف سے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ کر دیا. ٹویٹر پیغام میں مزید کہنا تھا کہ اسی سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا اور لوگوں کو اعتماد بھی ہوگا. کسی کے خلاف جھوٹے مقدمات نہیں بنائیں گے. جب تک کرپشن کے ثبوت نہیں ملتے کسی پر الزام تراشی نہیں کریں گے. وزیر اعظم نے معاہدے پورے نہ ہونے پر ان کا ساتھ چھوڑا. عمران خان کو اقتدار میں کامیابی دلوائی گئی. ان کو چاہیے تھا حکومت ملی تھی تو عوام کی خدمت کرتے. وہ امریکہ جا کر بھی مخالفین کو دھمکیاں دیتے رہے. عمران خان کو حساب تو دینا ہوگا. 1 کروڑ نوکریاں 1 لاکھ گھر کہاں ہیں؟ یہ نہیں کہہ سکتے بے روزگاری اور مہنگائی ختم کریں گے. ایک ایسے نالائق اور نااہل ٹولے کو مدد کر کے برسر اقتدار لایا گیا. ان کا کام جو ہے وہ صرف
सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करना और लोगों की इज्जतों को उछालना, तकारीर करके इल्जाम तराशी करना, तकब्बुर और गुरूर से जो है वो गुफ्तगू करना, और इस लिहाज से कि अपने मुखालफीन को इंतकाम का निशाना बनाना, इसके अलावा कोई काम उनको आता नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बलूचिस्तान में लापता अफराद का मामला जल्द हल कराने की कोशिश करेंगे। बलूचिस्तान के वसाइल से फ़ायदा नहीं उठाया गया। रैकोडिक केस में अरबों रुपए ज़ाया हो गए, जो इंतहाई अफसोसनाक है। बलूचिस्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का इजाफी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। वाज़े किया, जो ख़ानदान बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा उसको ये प्रोग्राम नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म ने खुशदार कस्लाक कौमी शाहराह का संग बुनियाद भी रख दिया। इस सूबे को अल्लाह ताला ने बेपनाह मादनी कुदरती दौलत से माला माल किया है। सैंडक के आप तांबे के जखीरे को देख लें, रेकोडेक के जखीरे दफन कर रखे हैं, उसको देखें। उसका फायदा इस सूबे और पाकिस्तान के दूसरे सूबों को ना पहुंचा सके। ये हमारी इज्तिमाई जो कारकर्दगी का इम्तिहान था जिसमें हम नाकाम हुए। टेररिज्म ने जिस तरह तबाही मचाई, इस सूबे ने जो कुर्बानियां दी हैं इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आज बिस्प के हवाले से 5 लाख खानदान के लिए मैं आज बिस्प का इजाफी प्रोग्राम का ऐलान कर रहा हूँ। इसके ऊपर शायद 10 अरब रुपए हमारे खर्च होंगे। शर्त यह है कि ये पैसा बिस्प का उनके खानदानों को जाएगा, 3 महीने बाद मुंसलिक हो जाएगा, इस शर्त के साथ कि अपने बच्चों और बच्चियों को स्कूलों में भिजवाएंगे। जो खानदान अपने बच्चों और बच्चियों को स्कूलों में नहीं भिजवाएगा, ये प्रोग्राम उन खानदानों के लिए बंद हो जाएगा। मेरा पासपोर्ट मेरे पास नहीं, घर और असासों पर भी कब्जा है। लंदन में मुकीम इसहाक डार की गुज़िश्ता हुकूमत पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पासपोर्ट मिलेगा तो उम्रे की अदायगी के लिए जाऊंगा। मुझ पर टैक्स रिटर्न ना देने का मुकदमा है। मैंने कभी टैक्स रिटर्न जमा करवाने में ताख़ीर नहीं की। बिलावल का वज़ीर ख़ारजा बनना पहले से तयशुदा मामला है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा बोले, बिलावल भुट्टो जल्द वज़ीर ख़ारजा का हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत का दफ्तर खाली होगा तो बात करेंगे। से फ्रोक थी वो निकाल के ले गए, घर कब्जा कर लिया, पासपोर्ट भी नहीं मिले। तो जो कि एक फंडामेंटल राइट है और आप पासपोर्ट किसी का मेरा तो कैंसिल किया, वो तो बिल्कुल ही किसी कानून आइन में इजाज़त ही नहीं है। मेरा केस जो है ना वो एक बड़ा अजीब और अनहोना केस है। वो ये है कि जी मैंने पाकिस्तान में उसका बुनियाद ये है कि 20 साल पाकिस्तान टैक्स रिटर्न नहीं दी। मैंने कभी 20 मिनट पाकिस्तान की टैक्स डिले नहीं की। ऑलमोस्ट अब 39 साल होने को है। वो आज गए हैं, कल नहीं तो मेरा ख्याल है बस ये प्रिंसिपल ही तय है, इसमें कोई रुकावट है नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।